नमस्कार आप सभी को, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे इस टॉपिक आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में। जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है साइंस में, जिसका नाम है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी। इसमें मैं साइंस के उन क्वेश्चंस को कलेक्शन को लेकर के आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप डेली की डेली इन सीरीज को आप तैयार करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आई एम श्योर आप अच्छी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उनको हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो पहले समझ लेते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पर एक जो शिशु है, बच्चा है, ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं अपरा, ठीक, या बीजांडासन। बीजांडासन, बीजांडासन, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ये भ्रूण है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भ्रूण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण। इसको हम भ्रूण बोलते हैं। और भ्रूण जिससे पोषण प्राप्त कर रहा है उसका नाम है अपरा। अपरा के माध्यम से पोषण प्राप्त कर रहा है। तो क्वेश्चन है, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। देखिए, बीजांडासन या अपरा। तो बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है अंडवाहिनी एंड डी ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। यानी अगर हम इसमें बात करें तो इसको अपरा या बीजांडासन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें भ्रूण विकसित हो रहा है, पल रहा है, उसको बोलते हैं हम गर्भाशय। गर्भाशय। और अंडवाहिनी सी ऑप्शन, ये है अंडवाहिनी, ये फैलोपियन नली का अंडवाहिनी, ठीक है। और गर्भाशय ग्रीवा, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, एक ग्रीवा। और यहीं से योनि प्रारंभ होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गर्भाशय ग्रीवा। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि भ्रूण को, यानी ये जो भ्रूण है, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो बीजांडासन, आपका गर्भाशय तो होगा नहीं, अंडवाहिनी इनका भी कोई रोल नहीं है इसमें, और गर्भाशय ग्रीवा इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बाहरी नाम है। और जो भ्रूण को पोषण प्राप्त हो रहा है, ठीक है, भ्रूण को पोषण जो प्राप्त हो रहा है माता के रक्त से, वो किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, अपरा या बीजांडासन के माध्यम से। तो आपका सही जवाब होगा बीजांडासन या अपरा। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। यानी जो प्रजनन होता है, जो जनन होता है, जिससे संतान उत्पन्न होती है, उसमें एक पिता का यानी जनक का कितना योगदान होता है वो हम जानेंगे। तो जनक में जो गुणसूत्र होते हैं, तो वो माता में कितने गुणसूत्र होंगे, XX। और जनक यानी पिता में जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, XY, ठीक है। जो भी उनकी संतान है, उसमें कौन कौन से गुणसूत्र पहुंचेंगे। देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, पिता के गुणसूत्र में XY, इसमें X जो है वो माता में भी है, ठीक है, और पिता में भी है, सेम है। और जो Y गुणसूत्र है वो केवल पिता में है और माता में नहीं है। इसीलिए जो Y गुणसूत्र है ये पिता में अलग है। तो इसमें
क्वेश्चन कह रहा है यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान बताइए। तो जनक का योगदान कितना होगा? आधा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इनके गुणसूत्रों का 3/4, बी वाला है इनके गुणसूत्रों का आधा, और सी वाला है सभी गुणसूत्र, एंड डी वाला उनके गुणसूत्रों का चौथाई। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी वाला सही होगा कि उनके गुणसूत्रों का आधा, यानी यौन प्रजनन में एक जनक का कितना योगदान होगा? आधा, क्योंकि आधा योगदान माता का होता है और आधा योगदान पिता का होता है। जब पिता का X माता के X से मिलता है तो बनने वाला भ्रूण लड़की होगी, एंड जब पिता का Y माता के X से मिलता है तो बनने वाला भ्रूण लड़का होगा। तो 50% योगदान होता है माता का और 50% योगदान होता है पिता का। तो इसमें अगर हम जनक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनक पूछ रहा है जनक का योगदान कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, उनके गुणसूत्रों का आधा योगदान जनक का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोपण की प्रक्रिया क्या है? इस क्या होता है रोपण, ये प्रक्रिया क्या है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए जानते हैं। ये होती है ओवरी, ये होती है फिम्बरी। तो ओवरी से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में ओवम डिस्चार्ज होता है, और उसी दौरान यदि निषेचन हो जाता है तो नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु से संयोग कर जाते हैं। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्चात एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट, यानी इगुमनस। उसके बाद में ये जाइगोट विभाजित होता है 2 कोशिकाओं में, 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इनको बोलेंगे 2 सेल्स। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, इनको बोलते हैं 4 सेल्स, 4 कोशिकाएं। फिर 4 कोशिकाओं के बाद बनेंगी 8 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं बनेंगी, तो इनको हम बोलेंगे 8 सेल्स। और उसके बाद में बनेंगी 8 से 16 कोशिकाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कोशिकाओं को बोलेंगे 16 सेल्स, जिसको हम बोलते हैं मोरूला। 16 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोरूला। अब 16 से फिर कोशिकाएं विभाजित होती हैं, 16 से बनती हैं 32, तो इनको हम 32 कोशिकाओं का समूह दिखा देते हैं। ये 32 कोशिकाओं का समूह 32 सेल्स, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, तो ये ब्लास्टुला क्या करता है? गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट को ही बोलते हैं रोपण। ठीक है, तो रोपण फिर खाली जगह की प्रक्रिया है, यानी रोपण किसकी प्रक्रिया है? जब ये गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट हो जाएगा तो यहीं से भ्रूण का विकास होने लगेगा। और इसमें ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन है गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना, यानी जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना था जिसमें कोशिका विभाजन हुआ, ये जाकर के जाइगोट लास्ट में 32 कोशिकाओं का समूह बना लेगा, जिसको कहते हैं ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार से रोपित हो जाएगा, यानी इम्प्लांट हो जाएगा। तो
पहला ऑप्शन यही कह रहा है, गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना, यानी जाइगोट का गर्भाशय की परत से जुड़ना। बी ऑप्शन है मां के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास होना। दूसरा ऑप्शन है रोपण की प्रक्रिया में कि मां के अंदर जो शरीर में बच्चे का विकास की प्रक्रिया ही रोपण कहलाती है, नहीं कहलाती है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, आपका ये आंसर ऑप्शन ये, यानी मां के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास रोपण की प्रक्रिया नहीं कहलाती है, क्योंकि रोपण के बाद में जो है मां के शरीर में बच्चे का विकास होता है। तो सी ऑप्शन है नाल के माध्यम से मां के रक्त से पोषण, यानी जो प्लेसेंटा है, ठीक है, क्या उसके माध्यम से मां के शरीर से जो भी पोषक तत्व हैं वो रक्त के माध्यम से बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये है नाल के माध्यम से मां के रक्त से पोषण, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ये भी पोषण की तो बात की है। तो डी वाला ऑप्शन है एक भ्रूण का विकास और उसका पोषण, यानी जो भ्रूण है माता के शरीर में, ठीक है, गर्भाशय में जो पल रहा है भ्रूण, तो उसका क्या विकास हो रहा है और उसको पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया रोपण कहलाती है, नहीं, तो ये भी आपका गलत है आंसर। तो कौन सा सही है? ए वाला सही है आपका, गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना, यानी जो गर्भाशय की जो परत है, ये वाली क्या होगी, ये गर्भाशय की परत है, गर्भाशय की परत से युग्मनज यानी जाइगोट का जुड़ना, इम्प्लांट होना, प्रक्रिया कहलाएगी रोपण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, रक्त का तरल हिस्सा है जिसमें 90 से 92% तक जल और शेष 8 से 10% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। तो इससे पहले मैं एक रक्त का फ्लो चार्ट समझ लेता हूं, उसके बाद में ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होता है ब्लड। ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्लड में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 45% पाई जाती हैं ब्लड कार्पोसेल्स हमारे ब्लड में, एंड 55% पाया जाता है प्लाज्मा। तो अगर हम बात करें ब्लड कार्पोसेल्स की, तो ये 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी? 3 प्रकार की होंगी। इनके नाम है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी का जो पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, एंड डब्ल्यूबीसी का नाम होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, एंड थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। तो यानी अब हम बात करेंगे, देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है। तो पहले इनका हम साथ में एक कार्य भी समझ लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आरबीसी जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि जो है रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? वो जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी जीवाणुओं का भक्षण करती है। एंड ब्लड कार्पोसेल्स का मतलब क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, यानी रक्त का थक्का जमाती है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो सभी के तीनों के काम हो गए हैं। और अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा की इसमें क्या होगा? इसमें 10% सॉलिड यानी ठोस पदार्थ होंगे, ठीक है, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ होंगे, एंड ठीक है 90% 90 से 92% तक यानी 8 से 10% तक सॉलिड यानी ठोस पदार्थ होंगे, और 90 से 92% तक जो है वाटर होगा यानी जल होगा, ठीक है।
तो इन 8 से 10 में हम अगर बात करें 8 से 10 में प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन और खनिज यानी मिनरल्स एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम ETC यानी इत्यादि। ठीक है, तो इसमें 8 से 10% में ही ये चीजें आएंगी ठोस वाले पदार्थ में। ठोस वाले भाग में 8 से 10% प्रोटीन आएगी, मिनरल्स आएंगे, हार्मोन्स आएंगे, एंजाइम आएंगे। तो इस किस में आएंगे? ये प्लाज्मा वाले भाग में आएंगे। प्लाज्मा के जो 8 से 10% जो भाग होता है ठोस पदार्थ, उसी में जो है प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम इत्यादि आएंगे। यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है। इसमें कह रहा रक्त का तरल हिस्सा, ठीक है, जो ब्लड का लिक्विड वाला जो पार्ट है, तरल हिस्सा, जिसमें से 90 से 92% तक जल और शेष 8 से 10% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम पाए जाते हैं, उनको उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो रक्त का जो तरल हिस्सा है जिसमें 8 से 10% ठोस पदार्थ और 90 से 92% तक जल पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कोशिका, तो ये गलत हो गया। और दूसरा है लाल रक्त कोशिका, ये भी गलत हो गया, यानी WBC RBC ये भी नहीं है। रुधिर बिंबाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये भी आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन है रुधिर प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है ऑप्शन ये हमारा सही है, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल हिस्सा है जिसमें 90 से 92% तक जल और 8 से 10% तक सॉलिड यानी ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जंतुओं में नहीं पाया जाता है? यानी ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से हार्मोन जो है वो जंतुओं में नहीं पाया जाता है। देखिए, जो इंसुलिन हार्मोन है, पहला ऑप्शन है, पहला इंसुलिन हार्मोन। डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने पहले पढ़ाया था डाइजेशन में, तो यहाँ पर जो आमाशय था, आमाशय के ठीक नीचे यहाँ पर एक रचना थी जिसको हमने बोला था पैनक्रियाज, पैनक्रियाज थी, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया है। तो पैनक्रियाज के भीतरी दीवारों का अगर हम अध्ययन करते हैं, ठीक, अगर हम इसकी जो है अनुप्रस्थ काट काटते हैं अग्न्याशय की, तो हमें ये ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी संरचना दिखाई देती है। तो अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, इनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जंतुओं में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपको गलत है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो इंसुलिन जो है वो तो जंतुओं में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है थायरोक्सिन, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन आपका, क्योंकि ये भी जंतुओं में पाया जाता है। तो वो हमें हार्मोन बताना है जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ये एक ग्रंथि होती है, ये एक ग्रंथि होती है किडनी में, किडनी के ठीक ऊपर, जिसका नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यानी इंग्लिश में बोले तो एड्रीनल ग्लैंड,
एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो ये मान के चलिए आप एड्रिनल ग्लैंड में अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये आपका सी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। और डी वाला ऑप्शन है ऑक्सिन, ये आपका सही है, क्योंकि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पौधों में स्रावित होता है। तो इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है एक पुष्प के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ फ्लावर का, तो उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का। तो ये पुष्प का रंगीन भाग है, जिसको हम दलपुंज या कोरोला के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्त्री केसर या अंडम, स्त्री केसर या अंडम, ये पुंकेसर और ये दलपुंज, और ये हैं वाह्य दलपुंज या पुष्पकोश। पुष्पकोश जो हरे रंग की संरचना बाहर की ओर होती है उसको बाह्य दलपुंज या पुष्पकोश कहते हैं। तो अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुष्प के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है पुष्पकोश और दलपुंज, यानी पुष्पकोश और दलपुंज। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं ये है मादा भाग, ये पुष्प का मादा भाग है, और ये पुंकेसर जो है पुष्प का नर भाग होता है। तो पहला ऑप्शन है पुष्पकोश और दलपुंज। तो दलपुंज ये है और पुष्पकोश ये है। क्या ये प्रजनन अंग है पुष्प के? नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है दलपुंज और पुंकेसर, यानी दलपुंज और पुंकेसर। क्या ये वाला ऑप्शन आपका सही है? पुंकेसर तो नर भाग है, प्रजनन अंग है, लेकिन जो दलपुंज है वो प्रजनन अंग नहीं है, तो इसीलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सी, पुंकेसर और अंडम। तो ये वाला पुंकेसर और अंडम, तो ये नर भाग है, ये मादा भाग, ये दो भाग प्रजनन अंग हैं। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुंकेसर और अंडम, ये दोनों, ये नर भाग होता है, ये मादा भाग। नर वाले भाग से परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया किसमें पूरी होती? अंडक में। तो इसीलिए पहला ऑप्शन है, पहला सी वाला ऑप्शन है पुंकेसर और अंडक, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो डी वाला भी हम समझ लेते हैं। डी में कह रहा है पुष्पकोश और अंडक। क्या ये पुष्पकोश और अंडक, क्या ये दो वाले भाग प्रजनन अंग है? नहीं है, तो ये आपका भी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है आपका पुंकेसर और अंडक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है रक्त में पाया जाने वाला फिल इन द ब्लैंक्स O2 परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी रक्त में वो कौन सा पदार्थ है जो पाया जाता है जो O2 परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जो O2 का परिवहन करता है। तो मैं बता दूं आपको, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, उस ऑक्सीजन का परिवहन जो है
वो हीमोग्लोबिन यानी O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जिसके कारण शुद्ध रुधिर जो है शरीर में परिवहन हो जाता है। तो O2 का जो परिवहन है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसीज में, यानी जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। और तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आरबीसी, यानी जो पहला ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये वाला गलत होगा। और जो आरबीसीज हैं इनमें हीमोग्लोबिन यानी एचबी पाया जाता है। एचबी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान O2 के साथ संयोग करके, ठीक है, शुद्ध रुधिर बना लेगा और ये शरीर में O2 का परिवहन करेगा। तो तीसरा ऑप्शन प्लाज्मा, ये भी गलत है। रुधिर प्लेटलेट, ये भी गलत है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो कि एक क्वेश्चन और आता है कि श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन आपका सही जवाब होगा। हीमोग्लोबिन जो कि श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसीज में। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, तो रक्त में पाया जाने वाला रक्त जो आरबीसीज हैं वो O2 परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसका परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रकाब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेपीज, यानी रकाब हड्डी जो होती है यानी स्टेपीज हड्डी होती है, ये मानव शरीर में कहां पर पाई जाती है? तो मैं बता दूं आपको कि जो मनुष्य का कान होता है, पर होता है पर्दा, ट्रकिनकस, मेलस, स्टिपीज, 3 हड्डियां होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकस, मेलस, स्टिपीज। तो ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 हड्डियां हैं कान की, एक को इनकस, एक को मेलस और एक को स्टिपीज बोलते हैं। स्टिपीज बोन इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, यानी जो स्टिपीज हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी को हिंदी में बोलते हैं रकाब। तो क्वेश्चन है हमारा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। रकाब यानी स्टिपीज हड्डी मानव शरीर में कहां पर पाई जाती है? तो मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती हैं, इनकस, मेलस, स्टिपीज। स्टिपीज जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका सही जवाब होगा, पहला दिया है उंगलियों में, तो उंगलियों वाला गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि उंगलियों में फ्लेंजेस हड्डियां पाई जाती हैं। और दूसरा ऑप्शन है नाक में, यानी नाक में जो है वो बूमर हड्डी पाई जाती है, तो यानी दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कान में, यानी कान में 3 हड्डियां होती हैं, अभी मैंने बताई, इनकस, मेलस, स्टिपीज। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। और डी वाला भी जान लेते हैं कि डी में कह रहा है कलाई में, तो कलाई में जो है कार्पल्स, कलाई में होती है कार्पल्स और उसके आगे मेटाकार्पल्स, फिर फ्लेंजेस। तो कलाई की बात करें तो इसमें कार्पल्स हड्डी पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब है आपका कान में, कान में स्टिपीज हड्डी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो इसमें उस विटामिन का नाम पूछा है जिसकी कमी से अत्यधिक यानी ज्यादा रक्त बहने लगता है। तो आइए जानते हैं। विटामिन डी, पहला ऑप्शन है आपका विटामिन डी। विटामिन डी क्या करती है? बच्चों में रिकेट्स रोग इसकी कमी से होता है, और जो एडल्ट है उनमें ऑस्टियोमलेसिया होता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। ठीक, तो
बी वाला है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो सी वाला ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी दांतों यानी मसूड़ों से खून बहने लगता है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ये विटामिन सी। और क्वेश्चन कह रहा है आपका उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है, अधिक मात्रा में रक्त बहने लगता है, तो इसमें सही जवाब होगा आपका विटामिन के, क्योंकि विटामिन के का काम होता है रुधिर का थक्का जमाना, और जब ये विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा और रक्त लगातार बहता रहेगा, तो इसमें सही ऑप्शन आपको होगा विटामिन के। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, इस टॉपिक का, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिका का मुख्य कार्य है, यानी श्वेत रुधिर कणिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, यानी व्हाइट माने श्वेत और ब्लड मतलब रुधिर और कार्पोसेल्स का मतलब होता है कणिका, यानी श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं मुख्य कार्य। पहला ऑप्शन है O2 ले जाना। अभी मैंने एक ब्लड का चार्ट बनाया था, ब्लड का, तो ब्लड में मैंने बताया था कि इसमें ब्लड कार्पोसेल्स पाई जाती हैं और इधर प्लाज्मा पाया जाता है, तो 45% अभी ब्लड कार्पोसेल्स एंड 55% प्लाज्मा बताया था। तो इसमें ये ब्लड कार्पोसेल्स 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, RBCs एंड WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मैंने अभी काम बताया था कि ये रेस्पायरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का काम बताया था ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, और ये भी बताया था कि ये, अभी मैं इसको बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर का थक्का जमाना। तो WBC ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो ग्रेन्यूलोसाइट एंड दूसरी एक ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। तो एक ग्रेन्यूलोसाइट ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से ये 2 प्रकार की कोशिकाएं इनमें होती हैं। ग्रेन्यूलोसाइट में पहली तो होती है एक लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर को एंटीबॉडीज प्रदान करती हैं। जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। तो इसमें सही जवाब आपका होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC का क्या काम होता है, O2 ले जाना, ये किसका काम होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ये RBC का काम होता है। CO2 ले जाना ये भी RBC का काम होता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में O2 और CO2 का परिवहन होता है, तो ये काम हो गया RBC का। अब पूछ क्या रहा है, श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य बताइए। तो WBC में तो ये सेकंड नंबर पे WBC, ये 2 प्रकार की जो है इसमें कोशिकाएं होती है, एक ग्रेन्यूलोसाइट एंड एक एग्रेन्यूलोसाइट, यानी एक ग्रेन्यूलोसाइट और एक ग्रेन्यूलोसाइट। तो एक ग्रेन्यूलोसाइट में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, और जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, जो बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणु विषाणु जो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करती है। कौन, WBC का ये मुख्य कार्य है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।